नमस्कार साथियों, नवीन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल की क्लासेस कुछ टेक्निकल इश्यू रहे, उसके कारण मुझे डिलीट करनी पड़ी और आज मॉर्निंग में ही मैंने उस क्लास को वापस डाला है। और एक और इसकी क्लास रहेगी बायोमोलिक्यूल्स की, उसको मैं इवनिंग में डालूंगा आज। एक तो स्टूडेंट्स का मेरे पास कई बार फोन आता है कि सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो आपको लग रहा है, आप पड़ोसी से क्वेश्चन मत पूछिए कि तुझे कितने आते हैं और मुझे कितने नहीं आते। ये तो बस उस 3 घंटे का कमाल है। आपकी मेहनत अच्छी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान की पूर्ण कृपा है, तो भगवान आपका 3 घंटे पूरा साथ देंगे, आपकी मेहनत आपका साथ देगी। और आप, मेरा पूर्ण विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एसीएफ और एफआरओ में सेलेक्ट होंगे। अब तक मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अब तक मेरे से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़े हैं, उनको भी ये पता है कि जो सारा खेल है, जो सिलेक्टेड भी होते हैं, अधिकारी वर्ग के कई स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप पूछें तो उनका कहना यही है, वो सारा खेल 3 घंटे का होता है कि 3 घंटे हमारे ऊपर भगवान की कैसी कृपा है। तो तैयारी के साथ ईश्वर की कृपा, और साथ ही साथ किसी से बात ना करें, अपने मस्त रहें। जो आपकी तैयारी है वो बेस्ट है। बच्चे रोज मुझे बार बार कहते हैं सर हमारी तैयारी कमजोर है। अरे तुम्हारी तैयारी कमजोर कैसी है? तुम्हारी तो हर तरह से अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है। और आज मैं बता दूं, बायोमोलिक्यूल्स के दोनों पार्ट आज ही डालूंगा। एक पार्ट अभी आप देख रहे हैं मॉर्निंग में, और एक पार्ट अपन इवनिंग में डालेंगे। और कल के लिए सॉरी, कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, इस कारण मैंने उन वीडियोस को डिलीट किया। और नेक्स्ट आज बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चंस की बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जैसे सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में रखें कि कभी तो हम कहते हैं किरेटिन प्रोटीन, कभी हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन, कभी हम कहते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। तो आखिरकार इनमें क्या अंतर है? तो एक्चुअल में इन सबके अंदर जो बेसिक अंतर है, इन सबके अंदर जो बेसिक अंतर है वो एक्चुअल में एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस का है। एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस का है। किसी में कोई एमिनो एसिड 2 नंबर पर कुछ है, और किसी में 1 नंबर पर कुछ है, किसी में 3 नंबर पर कुछ है। तो जो ये एमिनो एसिड्स के जो सीक्वेंस में डिफरेंस है, एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है, उसके कारण ही अलग अलग तरह की प्रोटीन्स बनती है। अब जो एमिनो एसिड्स का जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जैसे मैंने कहा सपोज करो क्रिएटिन है, समझने के लिए तो उसके अंदर ए नंबर का एमिनो एसिड, बी नंबर का ये एमिनो एसिड होगा, सी नंबर का एमिनो एसिड ये होगा। तो एक एमिनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। यही स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। जनरली हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की प्रोटीन होती है। कुछ प्रोटीन तो ऐसी होती है जिनका कार्य हमारी बॉडी में संरचना बनाना है, और कुछ प्रोटीन्स का काम फंक्शन करना है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जिन प्रोटीन का काम संरचना बनाना है, उनके अंदर फाइनली ज्यादातर द्वितीयक संरचना पाई जाती है। और एमिनो एसिड्स का जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसे हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। जनरली प्रोटीन के अंदर द्वितीयक संरचना मिलती है, और कुछ प्रोटीन्स के अंदर तृतीयक संरचना मिलती है। यहां हमसे यही पूछा गया, प्रोटीन की हेलिकल संरचना के बारे में पूछा गया। यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। अब अगर मैं इस प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को फोल्ड कर दूं इस तरह से, यही संरचना हेलिकल संरचना कहलाती है, और इसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहा जाता है। और इसके अंदर बीच बीच में क्या होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें बीच बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये संरचना हेलिकल फॉर्म में रह पाती है। आप खुद ही सोचें, प्राइमरी संरचना का मतलब तो एक सीधी रस्सी है। अब मैं उस रस्सी को फोल्ड करना चाहता हूं, तो वो फोल्ड तभी हो सकती है जब बीच में फोर्स लगे। तो इसके अंदर जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके अंदर जो मेनली फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये स्टेबल होते हैं। और जनरली जो ये प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप जनरली देख भी सकते हो, आप बालों को तोड़ो तो आपको लगेगा आपके बाल घुंघराले बाल है। तो यही प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर है, यही प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो हमारे बालों के अंदर पाई जाती है, किरेटिन्स के अंदर पाई जाती है। एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है जिसे आपने पढ़ा होगा बीटा प्लीटेड, या मैं कहूं बीटा प्लीटेड लहरियादार संरचना, जो आपके फाइब्रोइन जो होता है, जो रेशम से जो प्रोटीन प्राप्त होती है, फाइब्रोइन जो प्रोटीन होती है,
उसके अंदर बीटा प्लीटेड लहरियादार संरचना होती है और वो भी एक तरह की द्वितीयक प्रोटीन है, द्वितीयक प्रोटीन की संरचना है। तो प्रोटीन के अंदर ध्यान रखें या तो द्वितीयक संरचना मिलती है या तृतीयक संरचना मिलती है। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में संरचना बनाती है, जैसे मैंने कहा क्रिएटिन है, जैसे मैंने कहा फाइब्रोइन है, इनके अंदर प्रोटीन की द्वितीयक संरचना मिलती है। लेकिन हार्मोन्स वगैरह जो चीजें हैं जिनका काम फंक्शन करना है, उनके अंदर प्रोटीन की तृतीयक संरचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो डीएनए और आरएनए के जो अणु होते हैं वो क्रेल अणु होते हैं, आखिरकार उनमें क्रेलता किस कारण होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्रेल होते हैं, तो आखिरकार उनमें क्रेलता का कारण क्या है? तो उनमें जो क्रेलता का कारण होता है उनमें पाई जाने वाली शर्करा होती है। आप सबको पता है जो आरएनए है उसमें राइबोज शर्करा है और डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आरएनए की बात करें तो आरएनए आपको पता है पेंटोज शुगर है। ऐसे सोचे, हाथ खड़े हुए हैं OH के, यहां OH ने ऐसे हाथ खड़े कर रखे और इधर भी CH2OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आप इसी कार्बन को देख सकते हो, ये कार्बन कायरल कार्बन है। इधर H, इधर CH2H, इधर ग्रुप अलग है और इधर ग्रुप अलग है। तो जो आपकी शुगर है इनके अंदर क्रेलता पाई जाती है और यही क्रेलिटी डीएनए और आरएनए अणुओं को भी क्या बना देती है? क्रेल बना देती है। इसीलिए डीएनए और आरएनए अणु जो क्रेल अणु है उनकी क्रेलता का जो मुख्य कारण है उनमें पाए जाने वाली जो शर्करा घटक है, उनमें पाए जाने वाला जो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर मेन कारण है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो राइबोज शुगर की है। अब आपसे कहा डीएनए में डीऑक्सी, नाम से पता चल रहा है 2 नंबर पे आप ऑक्सीजन को हटा देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कहलाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। तभी हम बोलते हैं 2-डीऑक्सी, यानी जो राइबोज शुगर है उसके 2 नंबर पर से अगर हम ऑक्सीजन हटा दें, यानी यहां H और ये H ही रह जाए, तो इसी चीज को डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। और उसके अंदर भी क्रेल कार्बन पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए अणु के अंदर जो क्रेलता होती है वो मेनली शर्करा घटक के कारण होती है। और आपको पता है इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी घटक पाया जाता है, मतलब डी राइबोज शर्करा या डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन म्यूटो रोटेशन नहीं दिखाता? आप सबको पता है म्यूटो रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो टाइम के साथ या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। इसी चीज को हम म्यूटो रोटेशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का अगर हम ताजा बना सॉल्यूशन ले लें और उसके ऊपर अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट डालें तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन 112 डिग्री मिलता है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ एंगल ऑफ रोटेशन कम होता जाता है क्योंकि जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के अंदर इंटर कन्वर्ट होता है और बीटा डी ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन 19 डिग्री होता है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और मुझे एंगल ऑफ रोटेशन करीबन 52 डिग्री के आसपास प्राप्त होने लग जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का टाइम के साथ जो एंगल ऑफ रोटेशन कम हो रहा है, बीटा डी ग्लूकोज का टाइम के साथ जो एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है, इसी चीज को म्यूटो रोटेशन कहते हैं। और ऐसा म्यूटो रोटेशन उन कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है जिनकी नेचर रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो फैक्ट्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर जनरली म्यूटो रोटेशन दिखाती हैं। और आपकी जो सुक्रोज होती है, आपको पता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और साथ ही साथ इसमें म्यूटो रोटेशन भी नहीं मिलता, परिवर्ती घूर्णन घटना भी इसमें नहीं पाई जाती। ऐसा इसलिए होता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे ही हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये ओपन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है
और फिर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस बीटा डी ग्लूकोज में बदल जाती है और वापस फिर बीटा डी ग्लूकोज ओपन चेन में बदलता है, अल्फा डी ग्लूकोज में बदल जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। इसी के कारण इसके एंगल ऑफ रोटेशन में टाइम के साथ चेंज आता है और यही चीज क्या कहलाती है, म्यूटो रोटेशन कहलाता है, जो जनरली उनमें पाया जाता है जिनकी अल्फा और बीटा फॉर्म होती है, उन्हीं के अंदर जनरली ये मिलता है। रिड्यूसिंग शुगर्स में मिलता है, सुक्रोज में ये नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया थाइमीन है, आपसे पूछा गया थाइमीन है, तो आप थोड़ा सा खुद सोचें। डीएनए आरएनए, डीएनए के अंदर आपको पता है थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा पी वाई कट, मैं कहूं पी वाई कट, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, कट 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 याद कर लें, कट कट यानी काटन, CO2 कट। आपका थाइमीन है, आपका यूरासिल है और आपका साइटोसिन है। इनके अंदर पिरामिडीन रिंग पाई जाती है। आपको पता है नाइट्रोजनी बेस दो तरह के हैं, एक प्यूरीन है और एक पिरामिडीन है। जिनमें पिरामिडीन रिंग पाई जाती है वो आपके साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन है। पिरामिडीन रिंग आपको पता है इस तरह से 6 मेंबर्स रिंग है पिरामिडीन रिंग, 1 2 3 4 5 6, इस चीज को पिरामिडीन रिंग कहता है। अब अगर हम बात करें थाइमीन के अंदर, थाइमीन क्या है, तो एक्चुअल में थाइमीन आपको पता है डीएनए में मिलता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल मिलता है। तो थाइमीन और यूरासिल की स्ट्रक्चर करीबन करीबन मिलती है, जैसा यूरासिल है वैसा ही थाइमीन है। अगर मैं यूरासिल की स्ट्रक्चर देखूं तो देखो कैसी है, ये आपका यूरासिल, इस चीज को यूरासिल कहते हैं, इस चीज को यूरासिल कहते हैं। अगर इसके 5 नंबर पर हाइड्रोजन को हटाकर मैथिल लगा दिया तो यही चीज 5 मैथिल यूरासिल है और इसी चीज को थाइमीन कहा जाता है। यानी यूरासिल और थाइमीन की स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलती है। जो यूरासिल है उसके 5 नंबर पर अगर मैथिल ग्रुप लगा दिया जाए, 5 मैथिल यूरासिल आपका थाइमीन कहलाता है, जो डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी बेस है। जबकि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है, जो आपके 3 है, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, कट 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 आपके पिरामिडीन है, क्योंकि इनमें पिरामिडीन रिंग पाई जाती है। वही क्वेश्चन ग्लूकोज का ताजा बना सॉल्यूशन लिया, उसके एंगल ऑफ रोटेशन में टाइम के साथ चेंज आता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, आपको कहा था इस चीज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। म्यूटा रोटेशन, रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, रोटेशन के अंदर टाइम के साथ चेंज आना, एंगल ऑफ रोटेशन में टाइम के साथ कम होना या बढ़ना म्यूटा रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कोर्स में दिया हुआ है। तो शुरू में जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया था वो शुगर और नॉन शुगर के बेस पर किया था, शर्करा और अशर्करा। वो कार्बोहाइड्रेट के क्रिस्टल जो स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलते हैं उन्हें शर्करा कहा गया, जिनमें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही है, मोनोसैकेराइड को शर्करा कहते हैं। अब अशर्करा क्या है, जो स्वादहीन होते हैं और पानी में नहीं घुलते वो नॉन शुगर कहलाते हैं और जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड को सम्मिलित किया गया। मैं आपको पहले ही बता चुका, सुक्रोज को छोड़ दीजिए और हमारे कोर्स की सारी डाइसैकेराइड्स अपचायक शर्करा है, माल्टोज अपचायक शर्करा है, लैक्टोज अपचायक शर्करा है। इसीलिए उपरोक्त सभी दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। ओसाजोन को क्या कहते हैं, ध्यान रखें, आपके कोर्स में दिया हुआ है ओसाजोन, बनने की पूरी संभावना है ओसाजोन। होने को काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इस सारी चीजें मैं वीडियो पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस आप थोड़ा सा इतना सा याद रख लें कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यहां एक अणु काम आएगा और
हाइड्रोजीन आप जानते हैं NH2 होता है। H को हटाकर अगर फेनिल लगा दें तो ये चीज फेनिल हाइड्रोजीन है। ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन की एक्सेस से की जाती है, फेनिल हाइड्रोजीन के आधिक्य से की जाती है। यहां फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणु काम आते हैं और फाइनली ग्लूकोसाजोन या डाइहाइड्रोजोन बनता है। रिएक्शन के दौरान बीच में एनिलीन बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलती है और वाटर बाहर निकलता है। और ये स्ट्रक्चर आपकी इस स्ट्रक्चर को आपकी ग्लूकोसाजोन या 2 हाइड्रोजोन डाइहाइड्रोजोन कहते हैं। तो ओसाजोन को ग्लूकोसाजोन या डाइहाइड्रोजोन भी कहा जाता है। और जब ओसाजोन बनता है तो उसमें ग्लूकोज का 1 अणु और फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणु काम में लिए जाते हैं। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय रिंग को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर होती है और ग्लूकोज की जो 6 सदस्यीय रिंग है वो ये है। आप सबने पढ़ा होगा ग्लूकोज की ये जो 6 सदस्यीय रिंग होती है इसे पायरनोज रिंग कहते हैं, इसे पायरनोज रिंग कहते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं H OH H OH OH H H OH CH2H और H। ये आपको पता होगा ग्लूकोज की 6 सदस्य रिंग है और इसी रिंग को पायरनोज रिंग कहते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था, ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है वो पायरनोज कहलाती है, जबकि फैक्ट्रोज में 5 मेंबर की जो स्ट्रक्चर बनती है उसे फ्यूरनोज कहते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है? कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है? कल ही मैंने आपको इसका तरीका बताया। एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर मन हुआ टीवी देखने का, MTV, साथ में नहा भी लिए, नल लगा हुआ था, टैप, बस ये। H का मतलब हिस्टिडीन, हिस्टिडीन नहीं है। I का मतलब आइसोल्यूसिन, आइसो हटा दो, ल्यूसिन बच गया, लाइसिन। हाँ, तो लाइसिन तो आवश्यक एमिनो अम्ल है भाई, है लाइसिन तो। मैथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफेन, ध्यान रखें टायरोसिन नहीं है, ट्रिप्टोफेन है सब। एक T ट्रिप्टोफेन है और एक T थ्रियोनिन है, वेलिन है, आर्जिनिन है, फिनाइल एलानिन है, कौन नहीं है? सेरीन नहीं। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है? देखिए ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आप देखना एग्जाम जब आएगा ACF का तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आए, इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल, और बच्चे नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चनों को। वही वापस सोचे, हिल पे चल रही है टीवी, MTV, साथ में टैप। सबसे पहले हिस्टिडीन है क्या? हिस्टिडीन नहीं है। आइसोल्यूसिन नहीं है। आइसो हटाया, ल्यूसिन है साहब। लाइसिन नहीं है। मेथियोनिन नहीं है। ट्रिप्टोफेन नहीं है। वेलिन है। थ्रियोनिन नहीं है। आर्जिनिन नहीं है। फिनाइलएलानिन नहीं है। इसीलिए आंसर सेकंड और थर्ड। एस्पार्टिक एसिड आवश्यक में नहीं है। ग्लाइसिन सबसे सरलतम एमिनो अम्ल नहीं है। एलेनिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। इस क्वेश्चन को कल की क्लास में भी बताया था कि जनरली क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसी पीएच होती है जिस पर एमिनो एसिड्स किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते। वही पॉइंट आपको पता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है और वही बिंदु आपका समविभव बिंदु कहलाता है। वो पीएच जिस पर डाइपोलर आयन उदासीन आयन के रूप में रहता है, यानी जुपिटर आयन उदासीन आयन के रूप में रहता है और किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करता, और वही एमिनो एसिड्स की जो पीएच होती है उसे क्या कहा जाता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है।
इनमें से वो कौन सा एमिनो एसिड्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो आपको पता है जनरली सारे एमिनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। किसी भी एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी, एमिनो ग्रुप इधर होता है, एमिनो और इधर एसिड, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है, मिनिमम यहां H लगाया, मिनिमम यहां H लगाया, ये स्ट्रक्चर ग्लाइसिन। और आपको पता है ग्लाइसिन में कोई भी काइनेल कार्बन नहीं है। यही कारण है एमिनो एसिड्स के अंदर जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बल्कि सारे एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर। और आपको दिख रहा होगा एमिनो अल्फा पोजीशन पर है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, फिर ये एमिनो, तो नाम है अल्फा एमिनो। इसीलिए हम कहेंगे कि प्रोटीन का जो जल अपघटन करेंगे तो हम कहेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। कल भी बताया था इनमें से कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो फाइबरस है, फाइबर जैसी है, रेशे जैसी है। सिल्क, आपको पता है रेशम का धागा, ये तो फाइबर्स होनी ही है। कोलेजन, हमारे जो मसूड़े होते हैं इनमें फाइबर्स होते हैं जो इनको जोड़ते हैं। केराटिन, बाल तो दिख रहे हैं, फाइबर्स है। उपरोक्त सभी एसएसओ में इस तरह के क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं रिपीट करा रहा हूं। और बायो वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। वो कौन सा प्रोटीन है जो गोल होता है, ग्लोबुलर का मतलब गोल। सिल्क का रेशा, रेशा तो धागा है। कोलेजन मसूड़ों को जोड़ रहा है, फाइबर। हीमोग्लोबिन गोल प्रोटीन है, गोल गोल प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। डीएनए अणु के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो आपको पता है कि जो डीएनए और आरएनए हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें हैं। एक तो शर्करा घटक है, तो डीएनए से में तो मिलेगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में मिलेगी राइबोज शर्करा। दूसरी चीज नाइट्रोजनी बेस है, प्यूरिन और पिरामिडीन है। और तीसरी चीज फास्फोरिक एसिड है। तो अगर आप डीएनए और आरएनए का जल अपघटन करोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। आरएनए में राइबोज मिलेगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मिलेगा, विषम चक्रीय प्यूरिन बेस मिलेगा और विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त पिरामिडीन बेस मिलेगा। इसीलिए आंसर है उपरोक्त सभी। और मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन आज ही मैं बायोमोलिक्यूल्स का 3rd पार्ट डालूंगा शाम को, जिसको आप देखें। एक बात और आप सबके लिए कि अब थोड़े ही दिन बाद मैं सब इंस्पेक्टर के लिए एक जनरल साइंस का जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मेरा स्टूडेंट से जिस तरीके से आपने मुझे एसीएफ में सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पीएसआई में और एसआई के अंदर पूरा सपोर्ट करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करेंगे या बताएंगे भी। मुझे विश्वास है कि सर की ऑनलाइन जो निःशुल्क क्लासेस चलती हैं उनको आप पीएसआई पर्पस से जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। आज के लिए थैंक यू।